बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहले जो 3 लेक्चर हो चुके हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग C++ सीरीज के, उनका क्विक ओवरव्यू करेंगे और साथ में सेल्फ चेक, यानी कि आपने अपने आप को चेक करना है कि पहले 3 लेक्चर जो आपने सुने हैं उसमें चंद एक MCQs के ज़रिए हम उसको चेक करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के कितने की बने हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ा। प्रोग्राम क्या होता है जी? सेट ऑफ एक्टिविटीज इन सर्टेन ऑर्डर टू परफॉर्म सम एक्शन। और कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में हमने पढ़ा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, या हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जो हम ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ज़ाहिर बात है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही लिखेंगे। फिर लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक वे है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आइडियाज़, थॉट्स, नीड्स को शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज इज़ अ टूल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में फिर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोवाइड अ वे टू कम्युनिकेट अ यूज़र विद कंप्यूटर। जो भी हम अपने कंप्यूटर से काम लेना होता है वो हम किसी प्रोग्राम के तहत, किसी एप्लीकेशन के ज़रिए कंप्यूटर से हम काम ले रहे होते हैं। तो वो प्रोग्राम बनाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कोई कंप्यूटर लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी। उसमें हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम कंप्यूटर से कोई भी काम ले सकते हैं। फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी। एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने लो लेवल लैंग्वेजेस से हाई लेवल लैंग्वेजेस का सफ़र देखा। तो उसमें लो लेवल लैंग्वेजेस में मशीन लैंग्वेज आ जाती है। मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और फिर असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज से ये कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज से ज़रा आसान है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज स्टिल हार्डवेयर डिपेंडेंट है और लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती है। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर थोड़ी सी बात की कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज हैं, और उस हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखना, अंडरस्टैंड करना, उसमें काम करना, उसमें डिबगिंग करना बहुत आसान है। कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज को अगर हम देखें तो उसमें उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें काम करना, उसमें डिबगिंग करना मुश्किल है। डिबगिंग मीन द प्रोसेस टू फाइंड एंड रिमूव एन एरर फ्रॉम द प्रोग्राम। फिर हमने इंट्रोडक्शन टू C++ हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में भी आती है। तो लैंग्वेजेस जो हैं उसको, उसमें जो उसके लैंग्वेजेस के अंदर काम करने के तरीके के लिहाज से भी लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया है। उन्हें प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कहते हैं, ठीक है।
मतलब उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल या प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, फिर डिक्लेरेटिव हैं। ये उसके काम करने के लिहाज से उसकी कैटेगराइजेशन है। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर हमने जो पढ़े उनमें इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड या टारगेट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ट्रांसलेटर की, ट्रांसलेशन की? क्योंकि जो मशीन है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, पहले हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए ये लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ होते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो लिखा हुआ कोड है उसके लिए मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। अब सम लैंग्वेजेस हैं उनमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है, सम लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज़ होता है, सम में ये दोनों यूज़ होते हैं। लाइक C++ में जो C++ का जो सोर्स कोड है इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर है, ठीक है। और इसी तरह GW बेसिक में इंटरप्रेटर है, जावा में कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। तो इसी तरह C# में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हैं। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं बेसिकली ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं। लेक्चर 1 में ये सेल्फ चेक के दो सम MCQs आ रहे हैं या फिल इन द ब्लैंक्स, इनको चेक करें और इसका आंसर आपने खुद देना है। सेट ऑफ रूल्स टू राइट एन इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सिमेंटिक, A option, B syntax. Select your answer. After a few seconds I will tell you what is the correct answer. Set of rules to write an instruction in high level language is called syntax. Correct answer is syntax. मैं 2-3 सेकंड जो है वेट करता हूँ ताकि आप अपना जो है आंसर है वो खुद सिलेक्ट कर लें और फिर उसको मैच कर लें। द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली अ डैश लैंग्वेज। द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली अ मशीन लैंग्वेज। C++ program are converted into machine language with the help of option A editor, option B compiler, option C operating system. C++ program are converted into machine language with the help of, the correct answer is compiler. Dash converts the program written in assembly language into machine instructions. Option A machine compiler, option B interpreter, option C assembler, option D converter. Dash converts the program written in assembly language into machine instructions. The correct answer is assembler. लेक्चर 2 में हमने IDE को देखा। IDE stand for Integrated Development Environment. Programming IDE is basically the software which contains which is a bunch of applications like editor, compiler, debugger,
तो जो आईडी, प्रोग्रामिंग आईडी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करता है टू राइट कोड, टू सेव सोर्स कोड, टू कंपाइल सोर्स कोड, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम लाइफ साइकिल, फिर इसके बाद हमने देखा C++ का जो प्रोग्राम लाइफ साइकिल है, इसमें हम जो आईडी है उसमें जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को राइट करते हैं सोर्स कोड को एडिटर के अंदर और उसको सेव करते हैं। सेव करेंगे, जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको सेव करेंगे CPP फाइल .cpp एक्सटेंशन से। सोर्स फाइल को हम CPP फाइल से सेव करेंगे। सेव कर लिया, अगला स्टेप ये है कि सोर्स कोड लिखा गया, अब उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल क्यों करना है? ताकि उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो। ऑब्जेक्ट कोड जो है उसमें जो हमने अपने सोर्स प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरीज यूज़ की होती हैं वो शामिल नहीं होती ऑब्जेक्ट कोड में। लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड के साथ उन लाइब्रेरीज को भी अटैच करता है और एक्जी फाइल बनाता है। कंपाइलर बेसिकली कंपाइल करके सोर्स कोड को क्या जनरेट करता है, .obj फाइल ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, और लिंकर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट फाइल को लेता है, इसके साथ लाइब्रेरीज अटैच करता है ऑब्जेक्ट कोड के साथ और एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। ठीक है, .exe फाइल बना देता है और वो फाइल जो है लोडर क्या करता है, उसको मेमोरी में लोड करता है और देन CPU जो है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इन सीक्वेंस जो है वो रन करना शुरू कर देता है। तो IDE is the abbreviation of Integrated Development Environment. Option A true, option B false. IDE is the abbreviation of Integrated Development Environment. The correct answer is true. System software that combine libraries to object program to create an executable code. Interpreter, loader, linker. A system software that combine libraries to object program to create an executable code is called, true answer is linker. लेक्चर 3 में हमने C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा। उसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और फिर उसमें जितने भी उसके कंपोनेंट्स थे प्रोग्राम के उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। तो उसमें जो C++ के प्रोग्राम में सबसे पहले हमने जो स्टडी किया वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली कमांड्स हैं फॉर द प्री प्रोसेसर। ये बेसिकली कंपाइलेशन, जब हम कंपाइलेशन सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये जो कमांड्स हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ सी प्रोग्राम। और इसमें हमने दो तरह के बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़े, एक हैश इंक्लूड और दूसरा हैश डिफाइन। हैश इंक्लूड जो है वो हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो हैश डिफाइन है उसको उसके ज़रिए हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट्स को हम मैक्रो भी कहते हैं। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो चैनल साइन से स्टार्ट होते हैं, उसमें हैश इंक्लूड है और हैश डिफाइन। ठीक है, यूजिंग डायरेक्टिव, यूजिंग डायरेक्टिव हम यूज़ करते हैं नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो नेम स्पेस बेसिकली क्या है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उनको एक नेम के अंदर ग्रुप करने के लिए तो हमने राइट नाउ इसमें एक स्टेटमेंट लिखी थी फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर, यूजिंग नेम स्पेस std। इसमें जो हमने आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ की थी cout, वो बेसिकली std नेम स्पेस से बिलोंग करती थी। तो उसके लिए हमें ये नेम स्पेस अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी थी। ठीक है, तो ये यूजिंग का मतलब ये इंपोर्ट कर लेगा नेम स्पेस को प्रोग्राम के अंदर।
फिर हमने हेडर फाइल देखा कि हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में क्यों शामिल करते हैं। हेडर फाइल बेसिकली कंटेन्स द डिक्लेरेशंस ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, उनकी डिक्लेरेशन हमें हेडर फाइल्स के अंदर मिलती है। तो अगर हम कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन या ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल यूज़ करते हैं तो उसका रेफरेंस यानी उसकी हेडर फाइल हमें अपने प्रोग्राम में शामिल करनी होती है। अदरवाइज हम कंपाइलर जो है उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लाइक सी आउट जो है ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल से बिलोंग करते हैं। तो अगर हमने सी आउट को अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है तो इसके लिए हमें आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा। इसी तरह मेन फंक्शन जो है ये जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसमें C++ के उस प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो फिर मेन फंक्शन के अंदर बेसिकली हमने दो स्टेटमेंट देखी, एक आउटपुट स्टेटमेंट और एक रिटर्न स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट में हमने सी आउट को स्टडी किया और रिटर्न जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें जब हम 0 रिटर्न करें इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा है कि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। द ऑपरेटर इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, पुट टू ऑपरेटर, नन। द ऑपरेटर is called, the correct answer is insertion operator। ये जो insertion operator है हम सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं अगर हमने कोई वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है। The directive for the preprocessor begin with option A ampersand symbol, option B 2 slashes, option 3 number sign, option D less than symbols। The directive for the preprocessors begins with, and the correct answer is number sign। Every statement in C++ program should end with option A full stop, option B a comma, option C a semicolon, option D a colon। Every statement in C++ program should end with, and the correct answer is a semicolon, is also known as statement terminator। What value will return to the operating system upon the successful completion on a program? What value will return to the operating system upon the successful completion on a program? The correct answer is 0। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आपने तमाम MCQs जो हैं उनको मेरे से पहले ही अटेम्प्ट कर लिया होगा और होप्स हो कि आप लोगों के तमाम MCQs ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आप जो है कमेंट्स के अंदर अपने जो आप लोगों ने खुद से अपने आप को वैल्यूएट किए है उसके मार्क्स आप मुझे बताएं कि 10 आउट ऑफ कितने आप लोगों ने नंबर इस जो सेल्फ चेक है उसमें हासिल किए हैं। ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।